फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड वीमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और आज के सफर में मेरे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने काम सोशल वर्क का शुरू किया और उसके बाद जब वो आगे बढ़ी तो तमाम कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए, संघर्ष करते हुए, चाहे वो पर्सनल लाइफ की चैलेंजेस थे, चाहे वो समाज की सोच के पड़ाव थे, सबको पार किया और इतना कुछ हासिल किया कि आज उनकी लाइफ को किसी इंस्टीट्यूशन से कम आंका नहीं जा सकता। और आप भी जब सुनेंगे ये उनकी ज़बानी, ये पूरा इंटरव्यू जब आप देखेंगे और सुनेंगे तो आप खुद ही कहेंगे वाकई ही कमाल है वो। तो आइए आपको मिलवाते हैं उस खास शख्सियत से जिनका नाम है निर्मल भटनागर। निर्मल जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आई और आपने भी ये सोचा कि कुछ महिलाओं को आप उजागर करें लोगों के सामने ताकि उनके जीवन से वो लोग भी कुछ सीख सके। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आपके जीवन का सफ़र जानकर और बहुत सारी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको प्रेरणा मिले और थोड़ी सी एक कहते हैं ना हम कि ताकत मिले, मन से ताकत मिले कि यस आई कैन डू। आपके सफ़र की शुरुआत सोशल वर्क से हुई, तो मतलब सोशल वर्क अब कितने साल पहले की बात है? देखिए ऐसा है, सोचते थे आप तक? देखिए ऐसा है, हमेशा से मेरे मन में, क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली में रहे, दादा दादी, बाबा, चाचा चाची, और हालांकि हमारी एक फैमिली जुडिशियल फैमिली रही और मेरे फादर सेशन जज थे। जजेस की फैमिली होने के अलावा भी हम 6 भाई बहन और इतनी बड़े सब लोग घर में, हमेशा कभी हमें ये नहीं पता लगा कि हम एक बड़े अफसर के बच्चे हैं और या हमारे चाचा या चाची या हमारे और दूसरे रिश्तेदार मौसा वगैरह जो हमारे साथ रहते हैं वो लोग किसी और छोटे तबके से आते हैं। तो हमें हमेशा से एक ये मिला कि सबके लिए, और हम लोग हर एक का ये जी जी करके ही बात करते थे। तो शायद उस ट्रेनिंग के अलावा मैं हमेशा से ये लगता था जिसकी जैसे भी मदद हो सके करूं। पढ़ाई के मामले में हमारे पिताजी बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे, सबको पढ़ना ही है, और उस ज़माने में एमए करवाना लड़कियों को और इस उम्र तक ले जाना। जब कब की बात कर रही हैं आप? देखिए मैंने अपना एमए किया था 1959 में। 1959 में जब लड़कियों की एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं थे और हायर एजुकेशन को लेके तो बहुत ही कम अवेयर थे और ये समझते थे कि जो लड़की इतना पढ़ गई, हायर एजुकेशन में चली गई, तो एक तो ये भी था कि उस जमाने में लड़कियों की खूबसूरती के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता था बस। और शादियां करने के लिए आपको किसी ब्याह में गए, किसी पार्टी में गए और लड़की दिखा दी और लड़की को उन्हें पसंद आ गई क्योंकि वो सुंदर है, देखने में गोरी चिट्टी और गोरे रंग का तो बहुत शौक था। और ना जाने क्यों मुझे शुरू से ये था कि मेरा ऐसा ही रंग था और मैं ऐसी थी। तो एक जगह का इंसिडेंट मैं ज़िंदगी में नहीं भूल पाई कि कहीं मेरी माँ ने मुझे वो शादी में किसी को दिखाया होगा, तो मैंने ओवरहर्ड किया कि अरे लड़की तो बहुत काली है। बस मेरे मन में बैठ गया क्यों मैं कुछ बनूं। खैर मैंने एमए ज्वाइन किया पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत लड़कों से दोस्ती करी, बहुत लड़कियों से दोस्ती करी, बहुत पॉपुलर फ्रेंड्स बनाया आपने। बहुत फ्रेंड्स, और बहुत पॉपुलर रही मैं यहाँ पर। और मैंने गाड़ी भी चलाती थी, अपनी गाड़ी में जाती थी यूनिवर्सिटी। खैर कई चीज़ें नई भी थी, और इसके अलावा मेरे मन में ये था कुछ भी कॉलेज का काम हो, उस ज़माने में एक बड़ी नई चीज़ थी कि जो एमए करते थे उनको डिग्री तब तक नहीं दी जाती जब तक वो गांव में या किसी गंदी बस्ती में जाके सोशल वर्क ना करें। और जब हम सोशल वर्क कर लेते थे तब हमें एक डिग्री मिलती थी, वरना उसके बिना आपको बड़ी डिग्री नहीं दी जाती थी। अब ये सब चीज़ें तो पुरानी हो गई, आजकल तो कोई पूछता ही नहीं इन बातों को। तो जब मैं गांव में गई सोशल वर्क के अपनी डिग्री ले वो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए, तब मुझे लगा कितना काम है, लोग किस हालात में रहते हैं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। एमए करने के बाद जब मैं अपने पिताजी के पास गई तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं स्लम्स में काम करना चाहती हूँ। और वो उन्होंने जब आपके मुंह से ये सुना तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो, पागल हो, ये हो, भाई भाई सब चिढ़ते थे सब मुझसे, पर मैं बस पकड़ के चली जाती थी उनकी मर्जी के खिलाफ।
चली जाती थी। वहाँ बच्चों को, नंगे नंगे बच्चे घूमते थे, उनको कुछ खिला दिया, उनको नहलाया हाथ से, लोगों को बताया शराब नहीं पीनी, शराब पी के औरतों को बहुत मारते थे उन एरियाज में। ये पुराने ज़माने की बातें, अब तो शायद बड़ी मॉडर्न भी हो गई लड़कियाँ। खैर मैं जितना काम कर सकती थी मैंने किया, और एक भारतीय सेवा समाज करके, एक सेवक समाज करके थे, उनके साथ में एसोसिएट हुई। पर फिर धीरे धीरे मैंने सोशल वर्क के अंदर ये देखा कि मैं महिलाओं के साथ कुछ करूं। तो एक बड़ी पुरानी संस्था है, आज भी है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, जिसके साथ लक्ष्मी मेनन उस जमाने में एसोसिएटेड एज एन एमपी थी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, बोली कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती हो। तो मैंने वहाँ पर एज ए ऑफिस सेक्रेटरी ज्वाइन किया, क्योंकि पढ़ी लिखी थी तो दफ्तर का सारा काम मैं देखती थी। 6 नंबर भगवान दास रोड पर दफ्तर था। वहाँ पर जितनी भी औरतें आज पॉलिटिक्स से गई हैं या थी या मंत्री हुई हैं, वो सब वहीं से बनी थी, क्योंकि वहीं से नाम रिकमेंड होते थे औरतों के। लक्ष्मी मेनन के साथ मैंने काम किया। यानी आपके सोशल वर्क को देखकर आपको अप्रोच किया उन्होंने, और वहां से आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जैसे कहते हैं, यानी कि आपकी निकल पड़ी। और इन महिलाओं के साथ मैंने सबसे पहला ट्रैवल किया प्लेन में लक्ष्मी मेनन जी के साथ कोलंबो। और कोलंबो मैंने देखा कि औरतें कितनी आगे बढ़ी हुई हैं। उन लोग तो पार्टीज में हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, भाषण देती। तो अगर ये बन सकती तो मैं भी कुछ क्यों नहीं बन सकती। तो खैर सोशल वर्क करने के साथ साथ मैंने फिर देखा कि सोशल वर्क में पैसे नहीं देते किसी को, देयर वाज नो मनी। और मैं कब तक अपने माँ बाप के सामने मांग कर उनसे पैसे अपना काम चलाऊं। तो मैंने सोचा नहीं, अब मैं पेड जॉब करूंगी, चाहे वो सोशल वर्क हो या ना हो। तो मैंने फिर एरिक डिकोस्टा करके यहाँ थे, जो अमेरिकन कंपनी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो ओपिनियन पोल्स करते थे पूरी वर्ल्ड ओवर के लिए। मैंने उन्हें ज्वाइन किया और उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई एयरपोर्ट पे कि जो फॉरेनर्स आते हैं उनको इंटरव्यू करो। और सारी फ्लाइट लेट नाइट आती थी, तो मैं रात रात भर एयरपोर्ट पे बैठ के उन लोगों को इंटरव्यू करती थी कि आप हिंदुस्तान क्यों आए हैं, आप हिंदुस्तान क्या करने आए हैं। थोड़ा मेरा हौसला खुला। एक दिन अचानक ही की बात है कि मैं ट्रैवल कर रही थी बॉम्बे से दिल्ली, और मेरे बराबर की सीट पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और मैं अपनी किताब पढ़ने में मगन थी। वो पता नहीं क्यों मुझे देखते जा रहे थे। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मुझसे बातचीत शुरू हुई। तो बोले कि भाई मेरा नाम शांति प्रसाद जैन है। अब शांति प्रसाद जैन, ये नहीं बताया कौन शांति प्रसाद जैन। और आप, उन्होंने जब मुझे अपना कार्ड दिया उतरते हुए, क्या बोला, आप मेरे दफ्तर में आके मुझसे मिलेंगी। खैर मैंने ले लिया कार्ड, तो पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साहू जैन ग्रुप के वो चेयरमैन। और साहू जैन उस वक़्त इंडस्ट्री लाइफ में बिरलास के साथ नंबर 2 इंडस्ट्री हाउस था। तो खैर मैंने घर आके जब अपने पापा को बताया, घर के लोगों को बताया, तो बोले इंडस्ट्रियलिस्ट सब ऐसे ही होते हैं, इंडस्ट्रियल हाउस सब बेकार होते हैं, वहाँ पे तो लड़कियों को तो घुसना ही नहीं चाहिए। लड़कियों को इस तरह की इंस्टीट्यूशंस में जॉब करना, इस तरह की इंडस्ट्री में जॉब करना सेफ नहीं माना जाता, बहुत अनसेफ मानते थे। और ये समझते थे कि ये तो बिगड़ जाएंगी जी। बिगड़ने के लिए निकल जाएंगी, हाथ से निकलने के अलावा ये नहीं कि मॉडर्न हो जाएंगी। हाथ से निकलने का उस जमाने में एक और मतलब होता था कि ये लोग कहीं ना कहीं सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाएगी। ये एक बड़ा वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, पर हाँ ये समझा जाता था जो इस तरह के आदमियों के साथ काम करती हैं वो लेडीज, उनके साथ सेक्सुअली कैरेक्टर को थोड़ा पॉजिटिव नहीं देखा जाता, कैरेक्टर को बुरा ही मानते थे। खैर मैंने ज्वाइन किया। फिर आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ, और मैंने उनके साथ काम किया। हमेशा रिबल किया आपने? बिल्कुल, उनकी फैक्ट्रियों में गई उनके साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अंदर मुझे उन्होंने इन्वॉल्व किया, जब बड़े बड़े मैगजीन जैसे इलस्ट्रेटेड वीकली छपता था, तो उनके ओनर से बातचीत, फिर आप बड़े बड़े लोगों से वहाँ मुलाकात। तो मेरी जितनी झिझक थी वो निकलती चली गई। और मैं कहीं भी जाती थी ये सोच के जाती थी मैं जो भी हूँ जैसी हूँ, मुझे जो एक्सेप्ट करेगा करे, नहीं करेगा तो अपने घर जाए, मुझे क्या लेना देना उनसे। तो मैं इसी तरह जैसे आज आपके सामने बैठी हूँ इसी तरह से साड़ी पहनती थी, इसी तरह से हेयर स्टाइल रखती थी, और एक ये बिंदी ज़रूर लगाती थी, और थोड़ी सी लिपस्टिक भी उस ज़माने में लगाना बुरा माना जाता था पर लगाती थी। तो इस तरह की एटमॉस्फेयर में मैं आगे बढ़ी। प्रेस क्लब जाती थी, लोग मैं देखते थे ड्रिंक करते। मैंने
अब्रॉड में कभी लोगों ने मुझे अगर ड्रिंक ऑफर किया, मुझे ये नहीं कि कोई इनहिबिशन है, आप ड्रिंक करिए मेरे साथ में, स्मोक करिए, कुछ भी करिए, पर मुझे कड़वा लगता था। तो मैं कहती कड़वी चीज़ क्यों पीनी है, मुझे जूस दे दो भैया, जूस पी लेती हूँ। तो अब सब ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि इसको तो जूस ही मिलेगा, ये तो कभी ऑफर को, क्योंकि द वे यू आर पीपल एक्सेप्ट यू लाइक दैट। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अपने आप को बदलते, हम दूसरों को अपने ढंग पे लाने की कोशिश नहीं करते। बहुत बड़ी बात, बहुत। तो ये बात मैं बार बार कहूंगी जो भी सुनने वाली हैं कि देखिए, कभी कभी लोगों को लीडर बनाते हैं, अब हमेशा कभी कभी खुद भी लीडर बनना चाहिए। सेल्फ अपॉइंटेड लीडर। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ आप ऐसे जुड़ी, हाँ, फिर उसके बाद आगे टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने बहुत नौकरी करी, और टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद जब टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने देखा लड़के लोग आ गए, कुछ आपस में झगड़ेबाजी हो गई, ग्रुप टूटने लगा, तब मैंने सोचा कि अब मुझे गवर्नमेंट में घुसना चाहिए। और मैंने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर थी, उसके अंदर कंपटीशन के अंदर आई। मैं आदमियों के बीच में, आई थिंक मैं अकेली लेडी थी जिसको इंटरव्यू किया गया, और एक नहीं कई बार किया गया, कई किस्म के सवाल पूछे गए। अब मैं डरना तो भूल ही गई थी कि डरूंगी तो मैं किसी से नहीं, जिससे मुझे एक्सेप्ट करना है करे, नहीं करना तो ज़्यादा डाई तो करेगा, और क्या करेगा, मेरी जान तो नहीं लेगा। खैर, इस विचार से पर मैं नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन में मैनेजर सेलेक्ट हुई, और तब से मेरा एक करियर आगे बढ़ा। वहाँ नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन में मैं काम करती रही, यहाँ तक कि मैं बहुत ऊंचे रैंक तक पहुंची, जनरल मैनेजर, एंड आई वाज कॉर्पोरेट रिलेशंस के अंदर मैं जनरल मैनेजर बनी। और सारी मिलों के अंदर मैं मार्केटिंग पूरी देखती थी। तो मार्केटिंग, इतनी बड़ी मार्केटिंग करने के लिए, यान की मार्केट, कपड़े की मार्केट के लिए मुझे बार बार फॉरेन कंट्री भी जाना पड़ता था। अकेली जाती थी, और कभी साथ में लोग नहीं होते थे। शुरू में घबराहट भी होती थी, कहाँ ठहरूंगी, कैसे बात करूँगी, लैंग्वेज का इशू है, पर धीरे धीरे सब ख़त्म हुआ, और बड़ी बड़ी डील्स भी करी। उसके बाद एनटीसी के अंदर होते ही होते एक वुमेन सेक्टर बनाया गया कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर की लड़कियां हैं उनके लिए एक एसोसिएशन बनाई जाए। मैंने उस एसोसिएशन में बड़ा इनिशिएटिव लेकर एग्जीक्यूटिव बनी, और जितनी भी लड़कियां पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट में काम करती थी उनके लिए कि भाई इतने बड़े बड़े हॉल बने में क्रशेस क्यों नहीं होते, बच्चों को क्यों नहीं यहाँ ला सकती, वो डिपार्टमेंटल स्टोर क्यों नहीं होते जहाँ पर क्यों कटी हुई सब्जियाँ, क्योंकि बसों में लटकती भी जाती हैं, घर रास्ते में सब्जियाँ खरीदती हैं, घर जाके खाना बनाती हैं, जिम्मेवारियाँ भी निभाती हैं, और फिर भी डांटे खाती हैं, और फिर भी रो पीट कर अगले दिन फिर दफ्तर में सच सुच के आके बैठ जाती। तो उनके जीवन को हम कैसे सुधार सकते, तो वुमेन फील्ड में मैंने बहुत काम किया, और इन्हीं सब चीज़ों को लेके लड़ाइयाँ भी बहुत लड़ी। इसी बीच में एक कॉलेज है नेशनल हेनले मैनेजमेंट कॉलेज, जो क्वीन ऑफ लंदन को बिलोंग करता है, और लंदन का बेस्ट कॉलेज माना जाता है मैनेजमेंट फील्ड में। उसके अंदर स्कॉलरशिप्स आई, और उसके लिए कुछ लोगों को सेलेक्ट करना था जो हिंदुस्तान के चीफ पोस्ट पे थे। तो सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स को इन्होंने सेलेक्ट किया पब्लिक सेक्टर के। मैं उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी, हालांकि मैं तब जनरल मैनेजर थी। तो मैं कैबिनेट सेक्रेटरी से लड़ी कि क्यों, जब मैं क्वालिफाइड हूँ तो आप मुझे क्यों नहीं भेजते। तो बोले औरत तो आज तक कोई गई नहीं, आप कैसे जाएंगी। मैंने कहा नहीं, और ये मेरा केस तब मिसेस गांधी थी उन तक गया, और आप हैरान होंगे सारा डेलीगेशन चला गया, 8 दिन के बाद मुझे भेजा गया, और मैंने वहाँ जाकर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली। आप हैरान होंगे, मैंने हेनले मैनेजमेंट कॉलेज 1983 में मैं वहाँ से MBA, सीनियर MBA का प्रोग्राम करके आई। वही गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप। हाँ, क्योंकि पैसा तो इतना होता नहीं कि आप ट्रैवल करें, आप तो मिडिल क्लास फैमिली होते। मैं वहाँ गई, मैनेजमेंट किया। अब दिन भर तो क्लासेस होती थी, मुझे लगा मैं यहाँ कुछ करूँ, तो वहाँ भी मैंने अपना सोशल वर्क नहीं छोड़ा। मैं ओल्ड एज होम में चली जाती थी शाम को, कि यहाँ की औरतें ओल्ड एज में कैसे रहती हैं। मैं उन वर्किंग मदर्स के क्रशेस में जाती थी जहाँ पर कि बच्चों को छोड़ जाती हैं, बच्चों को किस तरह रखा जाता है। तो बहुत कुछ सीखा। एक और स्पेशलाइजेशन का मुझे था कि वहाँ पर्सनैलिटी के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। तो मैंने पर्सनैलिटी
ट्रेनिंग ली और यही नहीं किया, मैंने ये भी देखा कि फेस रीडिंग क्या होती है, लोग फेस रीडिंग क्या करते हैं, आप कैसे किसका कैरेक्टर पढ़ सकते हैं फेस रीडिंग से, इसको भी मैंने सीखा। आपने इसकी भी ट्रेनिंग ली? जी, यही सब मैं सीखती थी, पढ़ती थी। और पहली बार मैंने कंप्यूटर वहाँ देखा, हम लोग के कमरों में एक कंप्यूटर रखा हुआ था, लाइब्रेरी का पेज उसी से खोलना, तो जितना थोड़ा बहुत हम करते थे करें। एक और बड़ी चीज़ जो यहाँ मैं मेंशन करूँगी कि हिंदुस्तान में के लोग जो बाहर जाते हैं वो हिंदुस्तान की एक बड़ी गलत इमेज उस ज़माने में दिया करते थे और लोग समझते थे बड़ी बैकवर्ड लोग होते हैं यहाँ पर, तो त्यौहार मनाते हैं, हर जगह व्रत रखते हैं। तो मैंने वहाँ पर हेनले मैनेजमेंट कॉलेज में साड़ी बांधना सिखाया, साड़ी पहनने के गुण बताए, उनको ये बताया कि हमारे जैसे करवा चौथ क्यों रखा जाता है, होली अष्टमी क्यों रखा जाता है, होली का क्या मतलब होता है, दिवाली का क्या मतलब। तो मैं त्योहारों के ऊपर वहाँ पर बड़े बड़े जो देश के सारी वर्ल्ड ओवर देश से वहाँ पर मैनेजमेंट पढ़ने आते थे उनको बताती थी। तो एक अलग अलग चीज़ें सोचती रहती थी और करती रहती थी। कभी जो मन में विचार आया तो सोचती थी क्यों नहीं मैं कर सकती, करके दिखाऊंगी। तो ये जो एक फीलिंग होती तो है ये, लेकिन ये मैं यही सवाल आपसे करने जा रही थी कि इतनी स्ट्रेंथ आप में कहाँ से आती थी? आपने इतना फाइट किया कि आपने बताया कि जो जहाँ पे आप कॉलेज इंस्टीट्यूशन में कॉलेज में गई आप, मतलब द ओनली वन फर्स्ट वुमन, है ना, फर्स्ट वुमन आप ही थी वहाँ पर। और मतलब गवर्नमेंट लेवल पे मिसेस गांधी तक आपकी बात पहुँच गई। तो ये इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ आप में कहाँ से आती? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस दिन हम अपने ऊपर ध्यान देना, मतलब इन द सेंस शुरू कर देते कि हम भी कुछ हैं, एक प्रिंसिपल लाइफ का है जो मैं हर बच्चे को सिखाना चाहती हूँ, हर जने को कहना चाहती हूँ, कॉलेज के बच्चों को भी सिखाती हूँ, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। जिस दिन आपने कहा मैं सबसे बेस्ट हूँ दुनिया में, अपने आप से जिस दिन आपने प्यार करना सीख लिया, उस दिन आप कहीं भी पहुँच जाएंगे। हमें एक बड़ी खराब आदत है कि आप तो बहुत अच्छे, नहीं मैं किस काबिल हूँ, आपका घर तो बड़ा सुंदर है, अरे ऐसे ही है, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, अरे ऐसे ही। क्यों? अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, आपकी सराहना करता है, तो उसको फील प्राउड, जी खुश होइए, अंदर करिए उसको, एक्सेप्ट करना। ना तो हमें कॉम्प्लीमेंट देना आता, ना हमें लेना आता। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे उस दिन हम कहीं भी पहुंच जाएंगे। हम बेस्ट हैं, क्यों नहीं हूँ? आप में ये काबिलियत है, आप बहुत सुंदर होगे। मैं जो हूँ मैं अपनी काबिलियत से हूँ, मैं आपकी काबिलियत से क्यों जलूं? मुझे क्या लेना देना है? आप अपनी कुर्सी तो मुझे दे नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं चाहती हूँ सब दुनिया सीखे। आप हैरान होंगी, मैं आपको अपने करियर की बात बता रही हूँ। यहाँ आई वापस आकर, फिर मैंने जब मैं रिटायर हुई 99 में, आप हैरान होंगी उस वक्त मेरी फैमिली के हालात क्या। मेरी शादी हुई, मैं मुरार जैसी जगह, मध्य प्रदेश का एक छोटा गाँव है मुरार, वहाँ शादी होकर गई। इतना लंबा घूंघट, और मैं पढ़ी लिखी इतनी काम करती थी, इतना लंबा घूंघट काटती थी, और पैरों में इतनी मोटी पजेब, क्योंकि वहाँ पर्दा बहुत था। बहू जी आ रही हैं तो छन 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 सारे मर्द एक तरफ हो जाते थे। बहू रानी खाना बनाएंगी, बहू रानी आज ये करेंगी। तो खैर मैंने उस एटमॉस्फेयर को भी झेला, क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें थोड़े दिन मेरे में ये ताकत भी डालनी है, हाँ कभी कभी बहुत दुखी होती थी, तो जब नहाने जाती थी तो बाथरूम के पटरे पे बैठ के रो लेती थी कि हाय राम मुझे कहाँ भेज दिया। पर जब मैं वापस आई, फिर अपना कैरियर शुरू हो गया। तो कभी ये मत समझिए कि फैमिली हमारे लिए नहीं है, फैमिली उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कभी अपने पति को ये फील होने नहीं दिया कि आप मेरे से छोटे हैं। मैं दफ्तर से आती थी, 4 पीए मेरे साथ होते थे, गाड़ी होती थी, मैं अपना पर्स छोड़कर और सीधी किचन में जाती थी। खाना बन गया, क्या बना, चलो मैं ये बना देती। जब तक आप अपने घर की जिम्मेवारी को भी साथ में नहीं रखेंगी, ना तो बच्चे, ना पति, ना घर के और बुजुर्ग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। तो औरत के लिए मैं एक बड़ा शब्द कहना चाहूंगी यहाँ कि वुमन इज ए बॉर्न मैनेजर। औरत आदमी मैनेजर बनता है, औरत बनी बनाई मैनेजर होती है। घर को कितना पैसा मिलता है उस पैसे में से बचाना भी है, बच्चों का भी करना है। घर में आज रोटी बनी है तो कल पूरी बनेगी, आज दाल बनी तो कल चिकन भी बन जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है। नौकर 4 है तो नौकर चाकर को भी संभालना। तो हर तरह के जो 4
मैनेजमेंट के फील्ड होते हैं वो सब औरत करती है। तो कोई गुड मैनेजर होता है, कोई बैड होता है, तो औरत कोई अच्छे से घर चलाती है, कोई बुरे से चलाती है। तो औरत को बहुत अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखता है, मैं कर रही हूँ, मैं घर चला रही हूँ, चाहे बुरे से चला रही हूँ, अच्छे से चला तो रही हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाना चाहूँगी। आज मेरी उम्र 83 प्लस है। मैं अभी भी बच्चों से सीखती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। मेरी 3 बिटियाँ हैं और मेरे हस्बैंड 99 में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तीनों बेटियाँ मेरी एक दूसरे से फैमिली को जुड़ी हुई हैं और मैंने उन्हें पढ़ाया, उनको यही बातें सिखाई जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरी सबसे छोटी बेटी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और एक बार नहीं, मेरी दोनों बड़ी बेटियों ने उन्हें अपनी अपनी किडनी दी। और तीसरा ट्रांसप्लांट जब हुआ तो उनके हस्बैंड ने उनको अपनी किडनी दी। तो आप ये देखिए कि फैमिली कितनी क्लोज निट है। इन सब आफतों के बाद मैं रो पीट के घर में नहीं बैठ गई। मैंने कहा नहीं, ये एक हिस्सा है जीवन का जो मुझे झेलना है, पर मुझे अपना काम से करना है। काम करती रही और एजुकेशन के अंदर चली गई। एजुकेशन का फील्ड मेरा लव्ड फील्ड है। भारतीय विद्या भवन में मैंने कुछ नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए, जिन्हें पब्लिक रिलेशंस का कोर्स है, जिन्हें मैंने इंट्रोड्यूस कराया, गवर्नमेंट से उसका लाइसेंस करवाया। आप डीन भी रही हैं? हाँ। अब मैं फिर उसके बाद मैंने जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस ज्वाइन किया, जहाँ मैं आज डीन हूँ और मेरे नीचे करीबन 380 बच्चे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म पढ़ते हैं और मैं इन सब सब्जेक्ट्स को खुद पढ़ती हूँ और खुद पढ़ाती भी हूँ। और इसके अलावा मैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की एग्जामिनर हूँ और पूरा उनका सेटअप अपने कॉलेज में देखती भी हूँ। जितना कुछ मैम आपने बताया, मुझे मेरे पास सवाल खत्म हो गया है, मैं समझ नहीं पा रही मैं आपसे क्या पूछूं। लेकिन आपने एट द एज ऑफ 83 बट यंग एट हार्ट, आप इतने बड़े लेवल पे आपने काम किए हैं। अब आप ट्रेनर भी हैं और एक कहा जाए एक हायर लेवल की ट्रेनिंग आप देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप स्टूडेंट भी हैं। 83 की एज में स्टूडेंट होना, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, ऐसा था कि मैं पढ़ाई को ऐसा समझती हूँ कि जितना भी हम पढ़ सकें। मैंने अपने ग्रैंडसन से कंप्यूटर चलाना सीखा, मुझे नहीं आता था, और फिर मैंने टैब पे काम करना शुरू किया। टैब चलाती हूँ आजकल, टैब पे ही काम करती हूँ। मैंने ये सोचा कि मोदी जी को मैं बहुत एडमायर करती हूँ एज ए लीडर, तो मैंने मोदी जी के बारे में, क्योंकि वो गांव जाते थे और गांव की बातें करते थे, तो मैं ये सोचती थी कि एक आदमी जो इस कदर ज़मीन का आदमी है यहाँ तक पहुँच गया। और मैं उनसे भी इंस्पायर बहुत हुई और ये सोच के मैंने कहा कि यार गांव की बातें करते तो गांव के बारे में मैं क्यों ना सीखूं बहुत कुछ। तो मैंने पता किया, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में एक कोर्स होता है मास्टर्स इन रूरल मैनेजमेंट, तो मैंने कहा इसके अंदर एमए कर लेते हैं तो सब कुछ पता लग जाएगा, रिसर्च भी हो जाएगी। और मैंने एमए ज्वाइन किया पिछले साल और अब मेरा इम्तहान आएगा अप्रैल के अंदर। अगर गॉड फीलिंग पोजीशन ठीक रही तो जून तक मैं इम्तहान देके 1 साल क्लियर कर दूंगी। उसमें मैंने किताबें पढ़ी, गूगल पे पढ़ा कि हिंदुस्तान के गांव अब गांव नहीं रहे हैं, वो सेमी अर्बन हो गए। लोगों को मीडिया ने कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया है। और उसके अलावा एक तबका है गांव में जो बिल्कुल ही डाउन बिलो, उनको कैसे ऊपर लाया जाए, पंचायत राज, और उसके ऊपर काम कैसे किया जाए। तो अब मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। यानी ये कहा जाए कि आपके अंदर जब कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो आपके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल नहीं रखती। आप कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, तो ये कहा जाए। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ जो है ना, मैं आपको बताऊं, मेरी स्ट्रेंथ मेरे बच्चे हैं, मेरी डॉटर्स हैं। जो मेरी डॉटर्स हैं, एक डॉटर मेरी डीन है होटल मैनेजमेंट की, और एक मेरी सेकंड डॉटर है इंटीरियर डिज़ाइनर है, वो अब्रॉड है और वो बड़े बड़े लोगों के हाउसेस और रेस्टोरेंट्स वगैरह डिज़ाइन करती है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करती है। एंड तीसरी जो मेरी सबसे छोटी वाली बेटी है, जिसको अभी 3 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, वो मेरी बेटी जो है वो घर बैठकर, शी इज़ एन एक्सीलेंट राइटर, वो लिखती है। उसने बहुत अरसे
इनका जो हेल्पेज इंडिया वालों के केस स्टडीज़ करे, कुछ ब्रिटिश काउंसिल के लिए काम किया, और वो भी कुछ ना कुछ करती रहती है। तो मुझे ये लगता है, और मेरे बच्चे हमेशा कहते हैं कि माँ जिस दिन तुम काम करना छोड़ दोगी उस दिन तुम ख़त्म हो जाओगी। तो वो मुझे करने देते हैं, वो पर मेरे को लुक आफ्टर करते हैं, पर हर चीज़ के ऊपर आगे आगे बढ़ाते। हाँ करो, तुम तो कर सकती हो, तुम तो कर सकती हो। और मैं उन बच्चों को अपने अंदर रख के, और इतनी बड़ी संख्या में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे आर माई लाइफ। यूथ, मैं एक और भी आपको प्रिंसिपल जीने का बताऊं, जितने यंगस्टर्स के साथ आप रहोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनकी बातें सुनोगे, उनकी तरीके से बोल्ड होने का तरीका करोगे, उतने यंग आप रहोगे। जिस दिन आपने मन में सोच लिया अरे यार मेरी तो उम्र चली गई, अब मैं कहाँ जाऊँ बाहर, मैं गाड़ी चलाती हूँ, मेरी गाड़ी है, मैं अपनी कार भी चलाती हूँ, अब बच्चों ने कहा नहीं अब ड्राइवर भी रख लो, रख लिया, पर मुझे आई लव ड्राइविंग। आपके शौक क्या हॉबीज क्या है आपकी? गाना सुनना, गज़ल सुनने का बेहद शौक़ है मुझे, अच्छे अच्छे लोगों की गज़लें सुनना, और किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, नॉवेल्स पढ़ती हूँ, और अभी तक बहुत रोमांटिक मिल्स एंड बून्स की नॉवेल्स भी पढ़ती हूँ। जब मेरा दिमाग बहुत थक जाता है तो मैं ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल किताबें नहीं पढ़ती जो आप देख रही हैं चारों तरफ मेरे घर में बिखरी पड़ी हैं, पर मैं फिर मिल्स एंड बून्स की वाली, जो डेनिस रॉबिन्स, इस तरह के ऑथर्स की जो लाइट रोमांस होता है, जो हमारी फिल्में जिस पर बनती हैं, वो पढ़ती हूँ। फिल्में देखती हूँ, पाकिस्तान के ड्रामे देखती हूँ, और टेलीविज़न में डिस्कशन सुनती हूँ, न्यूज़ पढ़ती हूँ, आप जैसे कि लोगों के विचारधाराओं को सुनती हूँ, और फिर कहती हूँ इसने ये बात तो ठीक करी, ये तो गलत करी, उसको एनालिसिस करती हूँ। और आप हैरान होंगे, आप जैसे बच्चे और मेरे अपने स्टूडेंट्स इतनी कुछ अच्छी बातें बता जाते हैं कि जो मेरा ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, यू हैव टू बी स्टूडेंट ऑल योर लाइफ टाइम। और आज मैं खुद अपने आप को एज ए ट्रेनर मानती हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ, जिनके बच्चे बिल्कुल बिगड़ जाते वो आते हैं, कई बार उन बच्चों को समझाना होता है, पेरेंट्स को काउंसलिंग करना कि देखो अपने बच्चे को ऐसे ट्रीट मत करो, इस तरह से करो, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देनी, फिर मैं उनको कि करियर तुम्हें किस तरह बनाना है, कौन सा कोर्स तुम्हें सूट करता है, तुम्हारी मतलब पर्सनैलिटी को देखते हुए तुम्हें किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी, किस तरह जाना है, तो मैं इस तरह के कोर्सेज बच्चों को कराती भी हूँ। और मुझे हमेशा से रहा है, किसी भी गरीब का बच्चा अगर है, जैसे मेरी मेड का बच्चा, ये जो मेरे साथ रहती हैं, ये मेरी मेड है, पिछले 8 साल से मेरे साथ रहती हैं, इनको मैं इक्वल लेवल पे ट्रीट करती हूँ। आई नेवर थिंक कि ये मेरे यहाँ कोई सर्वेंट है। जो भी आप भाई करके बोलना, भाईचारे से बात करना, मेरे लिए एक बड़ा आदमी और एक छोटा आदमी बिल्कुल एक है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सब एक बराबर है। आप मेरे घर आए, आप जो भी हैं, मैं ये सोचूं अरे मैं तो बहुत बड़ी हूँ, अरे मैं किस बात की बड़ी हूँ, आपसे मुझे 10 चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, और मैं चाहूँ तो आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। हाँ, अगर मैं अपने में ही संतुष्ट हो जाऊँ, हाँ भाई मुझे तो सब आता है, तो मैं क्या सीख पाऊँगी? मैं कुछ नहीं सीख पाऊँगी। तो एक चीज़ ज़िंदगी में मैं मैसेज देना चाहूँगी आपके माध्यम से सभी महिलाओं को, आप आकाश छू सकती हैं, आपके लिए कोई अंत नहीं है, सिर्फ ये है अपने चारों तरफ रहने वालों को भी खुश रखो। अब कई औरतें, मैंने बहुत लड़कियां आती हैं जो मुझसे कहती हैं हमारी सास तो यूँ चिढ़ जाती हैं, हमें तो यूँ डांटती। अरे भाई, तो उनको प्यार कर दो, जो वो चाहती है थोड़ा बहुत उनकी तरह बन जाओ, सारा समय अपने ऊपर मत लगाओ, कोई किसी की बात सुनो भी, अपनी मत कहे जाओ। यानी थोड़ा सा बैलेंस करके अगर हम लाइफ में चले तो हम सबको खुश भी रख सकते हैं, साथ में अपने आप को भी। आप हैरान होंगे, मेरे एज ग्रुप के अंदर ये नहीं कि मैं बूढ़ों से लेके बच्चों तक सब मेरे दोस्त हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे, सबसे मेरी दोस्ती है, और मैं सबसे दोस्ती रख के चलती हूँ, उनके लिए उन्हीं की तरह बन जाती हूँ। तो वो बहुत खुश होते हैं, अरे ये तो हमारी तरह खेल रही है, ये तो हमारी तरह बातें कर रही है। जब वो डिस्कशन करते हैं तो मैं उनके डिस्कशन में उसी लेवल पे अपने आप को डाल के उनके डिस्कशन में, ये नहीं कि मैं हर वक्त उनको सीख ही देते रहो, तुम यूँ मत करो, तुम्हारे हमारे ज़माने में ये होता था, तुम्हारे ज़माने में ये नहीं। क्यों भाई, ज़माना आगे बढ़ रहा है, मुझे उसके साथ चलना है। जब मैं चलूँगी तो मेरे साथ वो भी चलेंगे, अगर मैं उनको पीछे घसीटूँगी तो वो मुझे फेंक के चले जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग
एक करियर बनाने के लिए करियर वुमन को ज़रूरी नहीं कि अपने करियर पर ही ध्यान दे, करियर के साथ साथ घर गृहस्थी, दोस्त, अपने रिश्तेदारों सभी के साथ अपना समय बांटे, और ताकि वो सब समझे कि हाँ ये हमारी जैसी भी है, ये बड़ी होकर हमसे अलग नहीं हो गई। और यही एक गलती हम करते हैं जहाँ हम अपने या तो करियर की ओर निकल जाते हैं और या फिर घर गृहस्थी की ओर, हम बीच का रास्ता कभी नहीं चुनते। बिल्कुल निर्मल जी, और मुझे लगता है बहुत बड़ी सीख आपने दी है कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहती हैं तो थोड़ा हिम्मत जरूर करनी पड़ेगी, कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन वो आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। और उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप बैलेंस रखेंगी तो आप बहुत ऊंचे स्तर पर, ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएंगी, और आपकी फैमिली भी आपको अपने साथ नजर आएगी, आपके साथ सपोर्ट में खड़ी नजर आएगी। और मैं एक लास्ट बात सबके लिए कहना चाहूँगी और आप सबसे एक प्रॉमिस लेना चाहूँगी जो मैं हर अपनी इंटरव्यू में कहती हूँ कि आज अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करिए कि मैं हूँ और मैं सबसे अच्छी हूँ। और जिस दिन मैंने अपने आप से प्यार करना सीख लिया, अपनी कमियों को छोड़कर, ठीक है कोई मेरे से बेटर है तो होगा, मेरे अंदर ये बात है, उसमें ये, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, तो आई कैन डू इट। अगर ये एक अटेम्प्ट में फर्स्ट आ सकता है, मैं 4 अटेम्प्ट में आ जाऊंगी, 5 में आऊंगी, तो कर तो मैं भी सकती हूँ। मैं उन बच्चों को कहती हूँ जो बच्चे गांव के स्कूलों से पढ़कर आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आते हैं, उन फैमिली से आते हैं जिन्होंने उन्हें कभी कुछ दिया नहीं, दे सकते नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो बच्चे भी वही इम्तहान देकर कॉलेज में आते हैं जो बच्चे बड़े बड़े गवर्नमेंट मॉडर्न स्कूल और स्प्रिंगडेल स्कूल और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े स्कूलों से आते हैं, और जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके घर में सब तरह के ट्रैवल फैसिलिटी सब कुछ है, पर इम्तहान तो वही दिया है। तो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो सबका एक ही है ना। तो अगर आप सबका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है तो अपने आप को आप छोटा क्यों मानते हैं? अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये लीडर नहीं बनेगा। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ दूंगी, मैं आपसे कहूंगी कि भाई क्लास के अंदर हम अपने सेल्फ डिज़ाइन एक लीडर बना लेते, भाई उससे पूछ ले मैं अच्छी लग रही हूँ, उससे पूछ ले मैं अच्छी लग रही हूँ, ये रंग मुझे सूट कर रहा है, अरे भैया वहाँ जाना है, मैं ठीक से तो हूँ ना, मैंने आज क्लास में जवाब दिया उसी को, आज कहाँ जाएंगे कैंटीन में, आज कॉफ़ी पियेंगे, अगर उसने कॉफ़ी कह दिया तो सब कॉफ़ी मांगेंगे। एक दिन, सिर्फ एक दिन आप अपनी करके देखिए, आप पहन लीजिए एक रंग और आप कहिए, वो कहेगा अरे ये क्या पहन के आ गई, गद्दी लग रही, कहना हाँ ठीक है पर मैं अपने आप को अच्छी लग रही। अगले दिन कोई आपसे नहीं पूछेगा। एक दिन सब कॉफी पिएंगे तो आप कहिए आज मैं तो चाय पीऊंगी, सब हैरान हो जाएंगे, अरे ये चाय, पागल हो गई है। पर अगले दिन से कहेंगे भाई इससे भी पूछ लो इसे क्या चाहिए। तो लीडर हम बनाते हैं और हमको कभी कभी खुद को भी लीडर बनाना पड़ेगा, तभी हम आगे जा सकते हैं। तो आज एक अपने अंदर निश्चय कीजिए, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी और मैं करूँगा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। और जिस दिन आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, उस दिन आप कहीं भी कुछ भी कर सकेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, और ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, किताबों की पढ़ी हुई बातें मैं नहीं करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, बहुत इतना कुछ आपने सिखाया है, मुझे लगता है कि आपकी बातें सुनने के बाद बहुत लोगों के जीवन बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आई और आपने इतनी बातें करने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सो मच। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह जी को बहुत बहुत नमन करना चाहती हूँ और उनका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये एक नई संस्था खोली जिसका नाम है ग्लोबल मिडास फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के अंतर्गत जो कार्य वो कर रहे हैं, जिस तरह की मैसेजेस वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जैसे लोगों को उसके अंदर लाकर और लोगों के अंदर एक नया जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी काम है। लोग अपने काम तो करते ही हैं, पर इस तरह का काम करने के लिए, एक नई जागृति लोगों में पैदा करने के लिए, लोगों के अंदर एक नया उत्साह जगाने के लिए और एक नया कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए इस तरह की बातें बहुत आगे जाएंगी। मेरी ओर से एक बार फिर इस फाउंडेशन को और सरदार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।